हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज का टॉपिक है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। और दोस्तों इससे पहले हम बात कर चुके थे उपराष्ट्रपति के बारे में। और आप सभी जानते हैं कि ये घटना चक्र की सीरीज चल रही है। तो घटना चक्र की सीरीज चल रही है और ये इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद आज का हमारा टॉपिक है और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कस करने चल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इसमें कूट जो दिया है इसमें आपको बताना है सही उत्तर कौन सा है। तो पहला इसमें दिया है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। पहला इसमें जो कूट है इसमें लिखा है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। तो ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। और दूसरा है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दूसरा ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। ये भी ऑप्शन सही है। और चौथा इसमें दिया है, यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन के सदस्य हों। ठीक है, ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन के सदस्य हों। तो यहाँ दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों थर्ड सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो इसका दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। प्रधानमंत्री के विषय में दोस्तों पूछा है कि कौन सा कथन सही है। पहला है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र नेता होता है। ये गलत हो जाएगा। और दूसरा है, वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है, वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता है। तीसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। चौथा है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। ये दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री होता है, क्या होता है। भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। किसके द्वारा दोस्तों नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों ये प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री निर्वाचित नहीं होता है, प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ठीक है, तो इलेक्टेड होता है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नॉमिनेटेड होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, क्या मुख्य है? केंद्र सरकार का, केंद्रीय सरकार का मुख्य है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का। किसके दायित्वों का? प्रधानमंत्री के दायित्वों का। आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री के क्या कर्तव्य हैं उसका प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 है, कैबिनेट का तात्पर्य क्या है? कैबिनेट का तात्पर्य क्या है? यहाँ पर ये क्वेश्चन है। कैबिनेट का तात्पर्य होता है कैबिनेट स्तर के मंत्री। कैबिनेट स्तर के मंत्री। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं, कौन सम्मिलित होते हैं? केवल कैबिनेट मंत्री। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह कौन से आर्टिकल में है? संविधान में दोस्तों मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह कौन से आर्टिकल में है? वह आर्टिकल 352 में है। आर्टिकल 352 में है और ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। आर्टिकल 352 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर,
अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तो ये आपको बताना है। पूछा है संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये बताना है। ठीक है, तो इसमें पहला है कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों विभागों का सृजन किया जाता है। कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों का सृजन किया जाता है। ये गलत हो जाएगा संघ सरकार के संदर्भ में, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। और दूसरा है हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। किसके संदर्भ में? संघ सरकार के संदर्भ में। तो यह संघ सरकार के संदर्भ में यह ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा है संसदीय शासन में वास्तविक या कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? वास्तविक या कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। और राष्ट्रपति के पास केवल नाम मात्र की शक्ति होती है। तो प्रधानमंत्री के पास वास्तविक या कार्यपालिका शक्ति होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दिए हैं, दोनों स्टेटमेंट में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 11 में बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा कट रहा है, तो थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कट रहा है, इसको इधर कर दे रहे हैं जैसे कि आप सभी को दिखे। तो यहाँ पर ये पूछा है प्रधानमंत्री भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। और दूसरा कहा गया है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाइयाँ प्रधानमंत्री के नाम से ही कहीं जाएंगी। तो यहाँ पर दूसरा गलत हो जाएगा, दूसरा जो है गलत हो जाएगा। दूसरा प्रधानमंत्री के नाम से नहीं होता है, राष्ट्रपति के नाम से होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल स्टेटमेंट एक ही सही है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष को वोट नहीं दे सकेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 12 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है? ठीक है, कौन सा आर्टिकल जो है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है? कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? आर्टिकल 75, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय क्या होता है? जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। ठीक है,
प्रधानमंत्री के नियुक्ति के समय यह जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का जो है वो सदस्य हो, लेकिन नियुक्ति होने के 6 माह के अंदर ही उसे संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु दोस्तों 25 ईयर्स होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो बी सही आंसर हो जाएगा। तो 16 का बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन में ये पूछा गया है, अग्रलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? अग्रलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है, ये आपको बताना है। किसके संदर्भ में? भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में बताना है कि कौन सा वक्तव्य सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों लिखा है, अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। जो है भारत का प्रधानमंत्री क्या करता है? भारत का प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। यानी कि उसको किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है, वह खुद से ही निर्णय ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है। कितने समय के लिए वह केंद्रीय मंत्री रह सकता है? अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो दोस्तों वह व्यक्ति 6 माह के लिए केंद्रीय मंत्री रह सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में दोस्तों पूछा है, भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में किसी सदन का भी सदस्य नहीं है, संसद के सदनों में किसी सदन का भी सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। कितने वर्ष बाद, कितने समय बाद उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है? 6 माह के बाद उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। 20 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में पूछा है, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर पहला कथन दिया है, संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। ठीक है, पहले में बताया है संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, तो ये सही है। किसके संबंध में? भारत के संसद के संबंध में। और दूसरा बताया है संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना। संसद का सर्वप्रमुख कार्य है कि मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, तो यह संसद के संबंध में ये भी सही हो जाएगा। और तीसरा है मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। ये मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। किसके संबंध में? संसद के संबंध में। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। अगला पूछा है, अगला इसमें स्टेटमेंट दिया है, मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए। मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए, तो ये भी संसद के संबंध में सही हो जाएगा। और हमें पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही नहीं है। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? किसके प्रति दोस्तों जवाबदेह है? वो लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है।
ठीक है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, किसके प्रति उत्तरदायी होता है? पहला है लोकसभा के प्रति, सही हो जाएगा। और दूसरा है एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत, ये भी सही हो जाएगा। और तीसरा है आर्टिकल 75 के थर्ड के अनुसार, ये भी सही हो जाएगा। दोस्तों आर्टिकल 75 के थर्ड में लिखा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है, ये भी सही है। और चौथा है आर्टिकल 74 के थर्ड के अनुसार, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। तो पहला, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पहला, दूसरा और तीसरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा है, तो इस हिसाब से ऑप्शन गलत हो जाएगा, चार के चारों ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। 75 के थर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, ठीक है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। हालांकि आप अगर नियरेस्ट ऑप्शन पे जा सकते हैं तो वो संसद जा सकते हैं, ठीक है, तो संसद के प्रति जो है आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर वैसा कोई दिया नहीं है, तो इस हिसाब से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। तो लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? पहला है संसद के, दूसरा है राष्ट्रपति के, तीसरा है लोकसभा के अध्यक्ष और चौथा है लोकसभा के अध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति। दोस्तों यहाँ पर लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति लिखा है, ना कि लोकसभा के प्रति। अगर लोकसभा सिर्फ लिखा होता तब तो ये ऑप्शन सही होता। तो यहाँ पर भी दोस्तों कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर गलत दिए हुए हैं। तो यहाँ पर भी दोस्तों सारे ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप जाना चाहते हैं तो संसद के प्रति लोकसभा राज्यसभा दोनों आता है, तो नियरेस्ट ऑप्शन ए आ जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन में आ रहा है, एग्जाम में आ रहा है, तो संसद के प्रति आप मार सकते हैं अगर माइनस मार्किंग नहीं है तो। अगर एक तरीके से मार भी देंगे, चूंकि इसका सारा ऑप्शन गलत है, तभी आपको इस पे नंबर मिलेगा। तो छोड़िएगा मत क्वेश्चन, ऐसे गलत जो क्वेश्चन आएंगे तो उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि उस पर नंबर आपको मिलना तय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा है दोस्तों, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। अभी ये क्वेश्चन 3 बार ये क्वेश्चन पूछा है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। और ये आर्टिकल 75 के थर्ड में हमने आपको बताया था, ठीक है, 75 के थर्ड में ये है। तो इसको दोस्तों ये याद रखिए, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ रहा है, ठीक है, सारा का सारा क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 में दोस्तों पूछा है संघीय मंत्रिपरिषद के प्रति संघीय मंत्रिपरिषद मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। फिर से दोस्तों वही क्वेश्चन आ गया है, केवल लोकसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए ये क्वेश्चन बार बार दोस्तों आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 में दोस्तों पूछा है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय संविधान के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला है दोस्तों, पहला बताया है संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। तो पहला ऑप्शन अभी सही हो जाएगा, क्योंकि जस्ट अभी ऊपर ही क्वेश्चन इसको पढ़े थे। और दूसरा है संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर जो सेकंड है ये गलत हो जाएगा, केवल एक ही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए कथन कारण का क्वेश्चन आ गया। कथन कारण में आपको बताना है कथन सही है या कारण सही है या दोनों सही है। तो दोस्तों कथन में दिया है, कथन में दिया है भारत
संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये देखते ही आप इसको गलत मार देंगे, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के प्रति नहीं, सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है भारत संघ में मंत्रिपरिषद। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में उत्तरदायी होता है, ना कि राज्यसभा में। और कारण में दिया है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। तो कारण में ये दिया है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। तो जो यहाँ पर कारण है, कारण तो सही हो जाएगा लेकिन कथन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है, कारण सही है और कथन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 30 में बताना है, कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है, केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, उत्तरदायी होगा या होता है। तो यहाँ पर पहला कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, संसद के प्रति नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के प्रति होता है। सेकेंड है, संघीय मंत्री भारत के प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण कर सकेंगे। ठीक है, संघीय मंत्री भारत के प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण कर सकेंगे, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा है, विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। अगर कोई विधि का निर्माण करने के लिए प्रस्ताव अगर आ रहा है तो वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। तो तीसरा भी यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल ऑप्शन नंबर सेकंड में ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है केवल दूसरा और तीसरा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसका भारत के प्रति भारत के संविधान में तो उल्लेख नहीं है? ठीक है, पर पार्टी के रूप में पालन किया जाता है। तो इसमें दोस्तों आपको ये बताना है कि भारत के संविधान में उसका उल्लेख नहीं है लेकिन पर पार्टी के रूप में पालन किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो देता है तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। ठीक है, यही जो है भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है इसका, लेकिन इसको पर पार्टी के रूप में पालन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 31 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? किसके अधीन रहकर दोस्तों? ये विधायिका के अधीन रहकर ये कार्य करती है कार्यपालिका। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 32 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है। 33 में दोस्तों ये बताया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत के मंत्रिपरिषद रख सकती है? ठीक है, कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? विश्वास का प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में ये कहा गया है, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? तो क्वेश्चन एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है, तो लोकसभा के ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा बहुमत से अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बताया है, अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? किसकी अनुमति की दोस्तों यहाँ पर आवश्यकता होती है? स्पीकर की अनुमति की आवश्यकता होती है। तो 35 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? लोकसभा के सदस्यों की संख्या 50 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 में ये बताया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी है? न्यूनतम सदस्यों की संख्या यहाँ पर दोस्तों 50 हो जाएगी, अभी ऊपर क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है आज का दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में ये पूछा गया है, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट में कहा गया है, भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। ये दोस्तों सही हो जाएगा, कोई भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है भारत के संविधान में, पहला सही हो जाएगा। और दूसरा है, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पूरा स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, लोकसभा में ही पूरा स्थापित किया जा सकता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो 38 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, तो यहाँ तक हम आपसे बात किए हैं, और 39 से हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे। और अगर कोई भी आपको डाउट या क्वेरी है तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।